वेलकम टू क्वांटिस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग भी इसका जवाब दें और मेरे से पहले जवाब दें। और उसके बाद जब आपसे अगर ना बनता है तो मैं जो बताऊं उसके बारे में आपको सुनना है, ध्यान देना है और उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। और लास्ट में ये भी बताना है कि आपका टोटल क्वेश्चंस में से कितना सही भी हुआ, क्योंकि एक टेस्ट टाइप का भी है। देखिए, कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने हम लेके आए हैं, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 26 है आपके सामने कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक यानी अपेक्षिक परावैद्युता ER हो सकता है। आपको बताना है किसी विद्युत रोधी माध्यम, यानी अगर ऐसे कहें इंसुलेटेड मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल सवाल है, मैं आपको बता दूं, आप भी आंसर देते रहिए कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, तो आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे क्या होगा, तो देखिएगा, मैं बता दूं कि इंसुलेटिंग मीडियम जो होता है ना, उसका जो ER होता है ना, हमेशा 1 से ग्रेटर होता है। क्या होता है? ये 1 से ग्रेटर होता है। और एक बात बताइए, इसमें कौन ऐसा अपेक्षिक परावैद्युत है जो 1 से ज्यादा है? बताइए। तो ये 1 से तो कम है, 0 भी 1 से कम है, 0.5 भी 1 से कम है। एक ही ऐसा ऑप्शन है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको लग रहा है कि 1 से ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो चलिए, यही 27 का जवाब दीजिए। 27 का आपको जवाब देने हैं। बताइए कि धातुओं का परावैद्युतांक होता है द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स इज। मतलब धातुओं का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है आपको बताने हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब दीजिए। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना मेटल का, ये जो मेटल होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं। इस कारण से इनका जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। आपको ध्यान रखना है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है बच्चों, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये सब सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कंफर्म आते हैं। तो आप इसको ना नोट डाउन करते हुए चलिएगा अपने कॉपी में, और आपको हमेशा रिवीजन भी करते रहना है इसको। 28 नंबर का जवाब दीजिए। 28 नंबर सवाल कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है। बड़ी आसान सवाल है भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक पिछले लेक्चर में भी ये बताया गया था, यानी द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, E बराबर, आपको पता है ना क्या होता है? F/Q होता है। क्या होता है ये? E = F/Q होता है। तो अगर ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या आप लोग ये न्यूटन, F का न्यूटन हो जाएगा, आपका चार्ज का कूलम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये न्यूटन पर कूलम हो जाएगा इसका SI यूनिट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रहा है ना? आपको अच्छा लग रहा है ना वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही मैथ का भी वीडियो कराया जा रहा है, क्लास 10 फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ कराया जाएगा आपको, और आपको देखना है। और प्लेलिस्ट में भी ये सब कुछ लगा दिया जा रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक सवाल है, देखिए न्यूमेरिकल सवाल है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आप बनाइएगा। क्या है? कह रहा है 29 नंबर सवाल कि दो बिंदु आवेश में वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, वो r दूरी पर स्थित है और एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर उतना ही बल अनुभव करते हैं। अगर कि उसका अगर परावैद्युतांक बढ़ा दिया जाता है यानी K कर दिया जाता है, तो उसके बीच की दूरी r हो जाती है, तो फिर भी बल उतना ही अनुभव करता है। तो आर का मान क्या होगा? इस आर का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको आपको बनाने का प्रयास किया हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, लेकिन न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि ये आपका Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, और ये दोनों r डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। तो यहाँ एक फोर्स काम करेगा जिनके बीच में, ठीक है ना। क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 मान लिए।
फिर यहाँ पे वही चीज कर रहा है कि अगर एक मीडियम में रख दिया जाए ये, तो क्या होगा, इसके जो मीडियम में रखेंगे तो एफ जो होगा, फोर्स जो होगा 1/4πε0, और इसका मीडियम क्या है, के है, Q1Q2/r² हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों फोर्स आपस में क्या है, बराबर है। मान लेते हैं F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, तो F1 के बराबर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से ये 4πε0 कट जाएगा इक्वल करेंगे तो, और यहाँ से Q1 Q2 भी कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा बताइए, ये बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा, इधर बचेगा 1/r², 1/r² बचेगा, और यहाँ बचेगा 1/kr²। ठीक है, अब इस r² को उधर ले जाइए और इस r² को इधर ले आइए, तो हो जाएगा r²/k हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ से r का जो मान होगा वो r/√k आएगा, r/√k। ऐसा कोई ऑप्शन में आंसर दिया है क्या, तो r/√k ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और सोचने समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे जो फोर्स F1 है, यहाँ फोर्स F2 है, और मीडियम बदल रहे हैं, तो यहाँ पे 1/4πε0 यहाँ पे मीडियम लग जाएगा, और ये दोनों बराबर है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r का मान निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 आपके सामने जो है वो है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच के संबंध होता है। तो देखिए ये बहुत ही आसान इजी है, आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे कि क्या होता है, E = -dV/dx होता है, -dV/dx होता है। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए 30 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है जी, तो आपको ध्यान रखना है। विद्युत क्षेत्र और E और विभव V के बीच संबंध क्या होता है, E = -dV/dx। ठीक है, वेरी गुड। चलिए 31 नंबर सवाल दीजिए, करिए 31 का जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। देखिए मैं पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था, और ये बहुत मस्त सवाल है। ये कह रहा है कि अगर कोई खोखला गोला है, ठीक है, और उस पे उस गोलीय चालक को धन आवेशित कर दिया जाए, यानी इसको धन आवेशित कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ये धन आवेशित कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको देने का प्रयास करिएगा। देखिए जब इसको धन आवेश दीजिएगा तो क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था कि दो बात ध्यान रखनी आएगा, ठीक है। उसके भीतर का जो विभव होगा ना, आपको विभव जो होगा ध्यान रखिएगा, इसके बीच का जो विभव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बीच के विभव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। मैंने कहा था, आप ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। इसका आंसर होगा कि विभव, उसके बीच का विभव क्या होगा, भीतर का विभव धनात्मक और समरूप होगा। यानी हर जगह विभव क्या होगा, एक समान होगा, हर जगह विभव एक समान रहेगा भाई, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं हम लोग। 31 नंबर सवाल देखते हैं कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, आपको बताना है। एक साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो क्या होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं ये साबुन का एक बुलबुला है, अब जिसमें हम क्या किए हैं, इसको आवेशित कर दिए हैं, तो मान लीजिए कोई या तो प्लस चार्ज आएगा या तो माइनस चार्ज आएगा इस पे, या तो प्लस चार्ज आएगा या तो क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, कोई में से कोई तो एक आएगा ना जी। तो मान लीजिए यहाँ पे माइनस 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 माइनस, इसका थीम क्या मैं समझा रहा हूँ कि देखिए ये बहुत पूछता है परीक्षा में, ये जो क्वेश्चन दिए हैं ना बहुत आता है। तो जब इस पे चार्ज आता है ना, तो बुलबुले पे ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या करेगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या ये सेम चार्ज है, ये क्या, ये सेम चार्ज है। और जब सेम चार्ज है तो इसमें क्या होगा, फोर्स, रिपल्सन फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा दोनों के बीच में। और रिपल्सन लगेगा तो क्या होगा, इसकी त्रिज्या होनी बढ़ जाएगी, इसकी जो बाहर की ओर इसका फोर्स क्या होगा, खींच जाएगा, ये बाहर की ओर इसका एरिया बढ़ जाएगा, मतलब इसका त्रिज्या बढ़ जाएगा। यानी इसका बीच में ये कह सकते हैं, क्योंकि ये सेम चार्ज है, सेम चार्ज मिलने के कारण ये फोर्स पे क्या आएगा, रिपल्सन आएगा, रिपल्सन से इसकी जो है ना थोड़ी सी क्या होगी, इसकी त्रिज्याएं बढ़ सकती है। क्लियर है ना, आपको ध्यान रखना, कई बार पूछता है भाई ये। तो नेक्स्ट है 32 नंबर, बताइए कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बड़ा आसान सवाल है, पिछले लेक्चर में भी ये हुआ था।
क्या होता है ये? आपको पता है कि आपको विद्युत द्विध्रुव का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? Q इंटू डी होता है। क्या होता है? Q इंटू डी। और ये Q का मतलब होता है कुलाम। क्या होता है ये? कुलाम। और ये होता है मीटर, यानी कुलाम मीटर हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? कुलाम मीटर हो जाएगा भाई, कुलाम मीटर। क्या हो जाएगा? कुलाम मीटर। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत मस्त सवाल ये भी, कई बार पूछे जाते हैं ये। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। देखिए, अगर आप विद्युतीय क्षेत्र है, आपको पूछ रहा है, मान लेते ये क्या है? विद्युतीय क्षेत्र है। चलिए इसको यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अरियर ये क्या होगा? इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसकी जो है, इसकी जो पथ होगी, यानी पथ होगी परवलय होगी। क्या होगी? परवलय। याद रखिएगा, पैराबोलिक होगी, पैराबोलिक, क्योंकि ये बिहेव करेगा, जानते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। कैसे बिहेव करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ये बिहेव करेगा। आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परवलय यानी पराबोला की तरह इसका इलेक्ट्रॉन की गति हो जाएगी, ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। समरूप विद्युत क्षेत्र में 34 नंबर सवाल है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा? बड़ा आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। आपको पता है ना कि F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो अगर यहां से ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? F बाई एम हो जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, तो एफ वाई कितना हो जाएगा? एफ वाई कितना हो जाएगा? एम ई हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानिए। और आपका प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? क्योंकि फोर्स तो इक्वल रहेगा ना, तो हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है आपसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कि ए इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ बाई एफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एफ बाई मास ऑफ प्रोटॉन। तो हो जाएगा ये मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताइए, मास ऑफ प्रोटॉन बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है। देखिए कितना मस्त है, ठीक है ना। तो ऐसे सोचोगे ना, तब जाके आपका न्यूमेरिकल भी सही होगा, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। 35 देखते हैं। 35 नंबर सवाल है कि एक पृथक चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है तो द्रव्यमान क्या होगा? मैं कल पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर किसी भी गोले को अगर आप पॉजिटिव चार्ज दोगे, तो पॉजिटिव चार्ज देने से मास पे इफेक्ट क्या पड़ता है? मास पे इफेक्ट ये पड़ता है कि उसके जो मास होगा ना, थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, इलेक्ट्रॉन निकलता है तब जाके पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो यानी यहाँ से मास कम हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा? थोड़ी सी कम हो जाएगा, यानी घटेगा। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घटेगा। क्या हो जाएगा? घटेगा। आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। चलिए, ये 36 का जवाब दीजिए कि इप्सिलॉन नॉट की बीमा, कई बार परीक्षा में पूछा है, आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन बैंक देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। इप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी आपको बताने हैं। तो इप्सिलॉन नॉट की बीमा के लिए देखिए, मैं बता दूं, अगर इप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ पे हमने निकाल रखा है कि एफ बराबर जो होता है क्या होता है बताइए? आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से इप्सिला की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी क्यू स्क्वायर एफ आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्यू को हम लोग से ले लिए हैं। अब क्या है, हम सबका मान यहाँ पे रख देंगे और निकालने का प्रयास करेंगे। तो इप्सिलॉन नॉट का जो मान आएगा, क्यू का कितना हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये कूलम्ब हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्यू का चार्ज कितना हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो Q इक्वल टू होता है, ध्यान सुनेगा, Q का होता है A इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये AT का होल स्क्वायर हो जाएगा, AT का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बाई में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा MLT-2। ये क्या है? ये आपका किसका हो जाएगा? देखिए यहाँ लिखे वो किए हैं हम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। F का क्या है? MLT-2 होता है और R का L होता है, मतलब ये हो जाएगा L स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं, अब सॉल्व कर लीजिए। यानी हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अब बटा ये MLT-2 L स्क्वायर। तो सबको ऊपर ले जाइए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, यहां से हो जाएगा ए ऊपर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल, देखिए एल 3 है ना, तो एल ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा टी के पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी के पावर 4। और जब एम जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, एम पर जाएगा कितना हो जाएगा, -1। तो फाइनली हो जाएगा, एम से जाते हैं तो हो जाएगा, पहले एम लिख देता हूँ, एम -1, फिर एल में कितना, एल में -3, फिर आपका टी में कितना, टी में 4, आपका, आप उसके बाद ए में कितना, ए बताइए, ए का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, m-1 l-3, m-1 l-3 टी के पावर 4 ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बहुत मस्त सवाल है भाई ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 37 का जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो क्या सही है, बताइए। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होगा, उन पर लगा विद्युत बल बराबर होता है, बताइए। विद्युत बलों का परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे कि उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे, बताइए। तो आपको पता है कि एक ही विद्युतीय क्षेत्र में जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रखेंगे ना, तो उसके जो है ना विद्युतीय बल क्या होगा, बराबर होगा। विद्युतीय बल क्या होगा, परिमाण बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। विद्युतीय बल क्या होगा, बराबर होगा। विद्युतीय बल क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब है कि दोनों आवेशों का परिमाण समान होगा, इसलिए दोनों पर लगने वाले बल परिमाण बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विद्युत बलों का परिमाण बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं क्या होगी, अलग अलग होंगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। आवेश तो अदिश राशि है, धारिता क्या है, विद्युत तीव्रता क्या है, तो बताइए। विद्युत तीव्रता क्या है, आवेश क्या है, अदिश है, धारिता क्या है, अदिश है, विद्युत तीव्रता क्या है, सदिश है। विद्युत तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ही में तो विद्युत किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कोई विद्युत तीव्रता की दिशा होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट और यह तुल्य है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है किसके, यानी V बराबर, मैं बता दूं, V बराबर होता है W/Q, ठीक है। तो यानी जूल पर कुलाम, क्या हो जाएगा ये, W/Q होता है ना, तो कार्य बाई आवेश होता है, तो 1 जूल पर 1 कुलम, यानी जूल पर कुलम। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है ये, जूल पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 एक बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है कि समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोले पर क्रमशः 10 माइक्रोकुलम तथा -20 माइक्रोकुलम आवेश है। एक दूसरे पर r दूरी पर रखने पर वे एक दूसरे पर F1 बल लगाते हैं और संपर्क में लाने के बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर वे F2 बल लगाते हैं। तो F1 और F2 का अनुपात बताना है आपको। तो बड़ा सिंपल सवाल है कि देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि एक चार्ज 10 माइक्रोकुलम का यहाँ पे है, -20 माइक्रोकुलम का यहाँ पे है, r डिस्टेंस पे है, और तो वहां पे F1 हम निकाल लेंगे। तो F1 का मान होगा कि 10 × 20/r², और तो हो जाएगा -200 k/r² हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये 20 माइनस है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब ये संपर्क में आएगा, क्या होगा, ये जब ये संपर्क में आएगा दोनों, तो कहने का मतलब ये कि दोनों चार्ज आपस में जुड़ जाएगा। तो ये जो 10 कूलम और 20 को जब मिला देंगे तो -10 बचेगा, और उस 10 को ना हम क्या करेंगे, ये 5 और 5 से बांट देंगे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 बांट देंगे। तो यहाँ फोर्स F2 काम करेगा, और K इंटू -5 इंटू -5/r² हो जाएगा, क्योंकि K गुना Q1 Q2/r² होता है। तो यहाँ से 25 k/r² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, F1 अनुपात F2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो F1 हो जाएगा कितना, यहाँ -200 k/r², अनुपात निकालना है कितना, ये हो जाएगा 25 ना k/r², r² से r² खत्म हो जाएगा, तो -200 k कितना बचेगा, ये 25 k से k खत्म हो जाएगा। अब 25 वाट है 200, यानी 8:1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -8:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो 40 एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा।
अब देखिए आपके सामने 41 नंबर सवाल का जवाब देखिए कि दो सजातीय और बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। कह रहा है कि एक यहाँ पे चार्ज देखिएगा, एक यहाँ पे चार्ज मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पे चार्ज आप बड़ा वाला क्यू है और यहाँ पे बड़ा वाला क्यू है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, ठीक है। और एक छोटा वाला क्यू बीच में रख लेते हैं तो ये बैलेंस हो जा रहा है। क्या हो रहा है, ये बैलेंस हो जा रहा है। तो जब बैलेंस हो रहा है तो कह रहा है कि ये छोटा वाला क्यू का मान बताइए उसके रेस्पेक्ट में, बड़ा वाला क्यू के रेस्पेक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पॉइंट हम इस पॉइंट पे हम फोर्स को देखते हैं तो ये दोनों से ना उससे फोर्स लगेगा, और दोनों फोर्स का बैलेंस करने के लिए दोनों, क्योंकि फोर्स जीरो है तो दोनों फोर्स का मान यहाँ पे लिख देते हैं। तो यानी के क्यू क्यू बटा एक्स स्क्वायर, यानी ये एक बार बड़ा वाला क्यू से लगेगा तो के क्यू क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, हमने एक्स स्क्वायर, और एक छोटा वाला क्यू से तो के बड़ा क्यू छोटा क्यू बटा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये चार ऊपर चल जाएगा, के से के कट जाएगा, एगो क्यू से एगो क्यू कट जाएगा, यहाँ बचेगा बड़ा वाला क्यू, इधर बचेगा -4 क्यू, और हमको निकालना है छोटा वाला क्यू, तो क्या हो जाएगा -क्यू बटा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। चलिए 42 नंबर का जवाब दे दीजिए कि तीन आवेश 4Q, ये Q और ये Q सीधी रेखा में क्रमशः 0x/2 और x की स्थिति में रखा गया है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, एक 4Q वाला चार्ज है और एक बड़ा वाला चार्ज है और एक छोटा वाला चार्ज है। इसके बीच के जो डिस्टेंस है क्या है, ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो x/2 है और इसके बीच का टोटल का डिस्टेंस क्या है, x है। और फिर कह रहा है कि फोर्स क्या होगा, बैलेंस होकर 0 हो जा रहा है। तो यानी अगर हम इसकी बात करें, इस पे जब हम बात करेंगे ये छोटा वाले चार्ज पे, तब फोर्स काम करेगा ना, और दोनों फोर्स को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो ये बड़ा वाला 4Q से जब यहाँ पे फोर्स लगेगा तो ये हो जाएगा 4Q इंटू क्यू बटा एक्स स्क्वायर इंटू के हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये इसी से जब बड़ा वाला क्यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -KQ बटा x/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा -4Q, इधर हो जाएगा 4Q, 4 से 4 काट दिया जाए, और क्यू बड़ा वाला क्यू पूछ रहा है तो बड़ा वाला क्यू -Q के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -Q, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।